चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि धारा 231 और 232 में क्या प्रावधान दिए गए हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। 231 में कहा गया है राइट्स ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज्ड। अगर एक एजेंट है, 231 की बात समझिए पहले। एक एजेंट है, वो अपने प्रिंसिपल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डजंट डिस्क्लोज। कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता है। एजेंट है, अपने प्रिंसिपल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता है कि मैं किसी का एजेंट हूं या मेरा कोई मालिक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो तीसरा पक्षकार है वो क्या सोच के उससे संविदा कर रहा है, ये पढ़िए। If an agent makes a contract with a person who neither knows nor reason to suspect that he is an agent। अब ये जो थर्ड पर्सन है, इससे एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, एजेंट इसीलिए बना है थर्ड पार्टी इससे कॉन्ट्रैक्ट करे। अब इस थर्ड पार्टी को ये नहीं पता है, ये नहीं जानता है, नहीं जानता, बहुत साफ साफ लिखा है नहीं जानता, या कोई कारण नहीं है, कोई कारण विद्यमान नहीं है, देयर इज नो रीजन, कोई कारण विद्यमान नहीं है। ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। नहीं है कि ये समझे कि ये एजेंट किसी का है, ना उसको एजेंट होना उसका जानता है, ना कोई कारण है कि उस पर संदेह करे कि ये किसी का एजेंट है। और ऐसे व्यक्ति से जब एजेंट संविदा कर लेता है तो 31 में कहा गया है हिज प्रिंसिपल मे रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल के बारे में नहीं बता रहा है तो हो सकता है कि एजेंट के मन में दुर्भावना हो, ठीक, तो वो उस डील को करके पैसा गबन करके भाग जाना चाहता हो। तो यहां पे प्रिंसिपल को एक राइट दिया गया है कि प्रिंसिपल एट एनी टाइम may intervene, किसी भी समय ये क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है कि थर्ड पार्टी तुमने जो हमारे एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया था तुम इसको परफॉर्म करो। ये नहीं ये कह सकता कि हम नहीं जानते एजेंट आपका एजेंट है भी या नहीं, मैं नहीं जानता हूं इसलिए मैं ये परफॉर्म नहीं करूंगा, ऐसा ये थर्ड पार्टी नहीं कह सकता। तो यहां समझिए ये जो राइट दिया गया है ना, ये प्रिंसिपल का राइट है, प्रिंसिपल को नुकसान न होने पाए ये राइट दिया गया है। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल जो है, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल का जो यहां पे मामला आता है कि प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताया गया है, तो यहां क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, प्रिंसिपल इंटरवीन नहीं करता है और अपने आप को सामने नहीं लाता है, तो क्या होगा, पर्सनली एजेंट को थर्ड पार्टी सू कर सकता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन कभी पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्थिति जो है जहां पे अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल का मामला होता है, वहां पे जनरली क्या होता है, जनरली एजेंट कांट बी स्यूड पर्सनली, ओके। लेकिन ये ऐसा केस होता है जो इसका अपवाद है, इस साधारण मामले का अपवाद है कि एजेंट के ऊपर वाद नहीं लाया जा सकता व्यक्तिगत रूप से। ये मामला अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल का मामला जब होता है तो ये इसका अपवाद है, एजेंट के ऊपर वाद लाया जा सकता है व्यक्तिगत रूप से यदि वो अपने मालिक के बारे में नहीं बताता है। एक कॉन्सेप्ट तो यहां ये पकड़िएगा, और दूसरा ये कि प्रिंसिपल कभी भी इंटरवीन कर सकता है जो ये थर्ड पार्टी ने इस व्यक्ति से ये समझते हुए कि ये एजेंट नहीं है या इसके पास कोई आधार नहीं था कि ये जाने एजेंट है, अगर उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ये मानते हुए कि ये प्रिंसिपल है, तो भी जो मेन प्रिंसिपल है वो कभी भी इंटरवीन कर सकता है। आगे क्या लिखा है इसको समझिए। बट द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैज as against the principal the same right as he would have had
as against the agent if the agent had been principal। अब देखिए, जब ये इंटरवीन कर रहा है तो थर्ड पार्टी को भी ये राइट मिल जाता है कि जैसे इसने इस एजेंट को प्रिंसिपल मानते हुए संविदा की थी, तो जो इसके पास अधिकार रहते वही अधिकार इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी इस थर्ड पार्टी को हैं। अब इसमें एक चीज और कहा जाता है कि संविदा समाप्त होने के पहले, संविदा की पूर्णता के पहले, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, प्रिंसिपल डिस्क्लोजेज हिमसेल्फ। अगर कोई संविदा जो ये वाली हुई है, इसके पहले प्रिंसिपल अपने आप को डिस्क्लोज करता है कि मैं प्रिंसिपल हूं और मैं ये परफॉर्मेंस कराना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, इस थर्ड पार्टी को ये राइट होगा कि कह सकता है कि अगर मुझे पता रहा होता कि आप वही प्रिंसिपल हैं जिनके साथ मैं संविदा कतई नहीं करता, अगर ये मुझे पता होता, क्योंकि इसको इस स्थिति में ये नहीं पता है कि एजेंट है, इसलिए अगर इस एजेंट ने इस प्रिंसिपल के लिए काम किया और प्रिंसिपल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोजेज हिमसेल्फ दैट आई एम द प्रिंसिपल एंड परफॉर्म इट, तो इसको ये राइट है, कह सकता है, और ये कारण दिखाते हुए, कारण दिखाना पड़ेगा कि इन कारणों की वजह से अगर मुझे पता होता कि मालिक आप हैं तो मैं आपके साथ कतई संविदा नहीं करता, और वो उस संविदा को अपनी तरफ से विड्रॉ कर सकता है। ये इसका दूसरा पैरा कहा गया है। इफ द प्रिंसिपल डिस्क्लोजेज हिमसेल्फ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मे रिफ्यूज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही कैन शो, यदि वो दिखा सकता है क्या, दैट इफ ही हैड नोन, अगर उसको ये पता होता हु वाज द प्रिंसिपल इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको ये पता होता कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल कौन है, तो और इफ ही हैड नोन दैट द एजेंट वाज नॉट अ प्रिंसिपल, यहां पे वही बात हो रही कि इसको पता नहीं कि एजेंट प्रिंसिपल है, अगर इसको ये भी पता होता कि एजेंट प्रिंसिपल नहीं है और एजेंट इनका एजेंट है और इन एजेंट के साथ में संविदा नहीं करना चाहता, तो क्या होगा, he would not have entered into the contract। अगर ये मुझे पता होता पहले से कि आप प्रिंसिपल आप ही हैं या ये एजेंट प्रिंसिपल नहीं है, तो मैं आपके साथ संविदा में प्रवृत्त न होता। अगर ये वो पर्याप्त कारण के साथ दिखा देता है थर्ड पार्टी, तो वो उस संविदा को फुलफिल करने के लिए बाध्य नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें 32 पहले पढ़ लेना चाहिए, फिर 31 जो राइट्स ऑफ, यहां पे प्रोटेक्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स राइट है कि नहीं, प्रिंसिपल का जो राइट है इसको यहां प्रोटेक्ट किया गया है ना। अब कैसे राइट, वो 232 में पढ़ लीजिए। 232 में कहा जा रहा है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल, तो वही तो यहां भी हो रहा था, थर्ड पार्टी ये सपोज करके कि यही एजेंट प्रिंसिपल है, यही एजेंट प्रिंसिपल है, इनके साथ संविदा कर लेता है। इनके पास, थर्ड पार्टी के पास ये कारण नहीं है संदेह करने का कि इस व्यक्ति पे संदेह करें कि ये किसी का एजेंट है, या ये डायरेक्टली भी नहीं जानते हैं कि ये किसी का एजेंट है, और इसको प्रिंसिपल मानते हुए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो 231 का सीधा सीधा सेम है। अब इसके बाद क्या है, वेयर वन मैन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर neither knowing nor having reasonable grounds to suspect that the other is an agent, the principal if he requires, अब यहां पे यही प्रश्न उठ रहा है, यही बात यहां पे आ रही जो 31 में हम पढ़ चुके, ये कि प्रिंसिपल अगर कभी भी कहता है थर्ड पार्टी से कि भैया तुम इसको पूरा करो, कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने हमारे एजेंट से किया है उसको पूरा करो, तो यहां क्या कह रहा है, can only obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and other party to the contract। उन्हीं अगर ये अपेक्षा करता है कि भैया थर्ड पार्टी जो तुमने एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका पालन करो, तो क्या होगा, जो इन लोगों ने अपनी ऑब्लिगेशन और राइट्स इस कॉन्ट्रैक्ट में करी थी, ऑब्लिगेशन बनी होंगी कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ राइट्स बने होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो हैं, जो ऑब्लिगेशन और राइट्स यहां पे रेज हुए थे उतने के ही अधीन इसको ये कहना पड़ेगा कि ठीक है, इसको प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा, ठीक है, इतने के ही अधीन आप इसको परफॉर्म करो। अब इसका उदाहरण जो दिया गया था वो इलस्ट्रेशन 32 का, कि जो एजेंट हैं ये प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा कि इनको ये कुछ
रुई की गांठें 100,000 रुपए में बेच दो। क्या था, क्या बेचने की बात थी? चावल। ठीक है, इस एजेंट को प्रिंसिपल कहता है कि इस थर्ड पार्टी को 1,000 रुपए का ये चावल है, तुम्हें बेचना है। अब सी को ये नहीं पता है कि ये एजेंट हैं, एजेंट का होना सी को नहीं पता है, सी को कोई आधार भी नहीं है, रीजनेबल ग्राउंड्स भी नहीं है कि वो ये समझे कि ये एजेंट है, और ए ने अपनी तरफ से बताया भी नहीं कि हम एजेंट हैं। अब होता क्या है, ट्विस्ट ये है कि ए पहले से 500 रुपए का कर्जदार है सी का, और ये कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि हम एजेंट हैं। तो सी जो कहता है कि ठीक है 1,000 रुपए का चावल दे दो, अब जो तुम्हारे पास मेरे 500 रुपए थे उसको इसमें एडजस्ट करो, मुझे केवल 500 रुपए देने पड़ेंगे। अब इन्होंने डिस्क्लोज तो किया नहीं था, फंस गए। अब यहां पे 32 कहता है कि अब पी ये नहीं कह सकता, यानी प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता कि मिस्टर सी आप इसको 500 नहीं 1,000 रुपए दो, क्योंकि ये मेरा माल है। यहां नुकसान प्रिंसिपल का हो रहा है। यही समझने वाली बात थी कि ये जो यहां पे इसको प्रिंसिपल के राइट को कहीं ना कहीं वायलेट किया जा रहा है, उसका प्रोटेक्शन यहां 31 में मिला हुआ है कि वो कह सकता है कि जो आपने यहां पे किया है संविदा, इसको परफॉर्म करो, ये मालिक नहीं है, मालिक ओरिजिनल मैं हूं। बात समझ में आई? मैं इतना ही यहां बताना चाह रहा था। अब 31 को अगर हम 3 बिंदुओं में देखना चाहें कि पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, पोजीशन ऑफ एजेंट क्या होता है, और पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको नोट करते जाइए तो समझने में आसानी होगी। 231 लेज डाउन द पोजीशन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन एजेंट वेयर प्रिंसिपल इज नॉट डिस्क्लोज्ड। ये जो होता है पार्टीज के बारे में बताता है, 231 की बताता है कि पोजीशन क्या क्या होगी जहां पे मालिक को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो 3 बिंदुओं में इसको हम समझें तो थोड़ा सा और आसान होगा। पहला, प्रिंसिपल, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल। अब जहां पे मालिक अनडिस्क्लोज्ड है, 231 क्या क्या प्रावधान देता है इसको ध्यान में रखना है कि when an undisclosed principal is subsequently discovered or he himself intervenes, the contracting party, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब डिस्क्लोज होता है कि ये व्यक्ति मालिक न होके एजेंट है, प्रिंसिपल का पता लगता है या प्रिंसिपल स्वयं अपने आप को डिस्क्लोज करता है इस थर्ड पार्टी से, तो द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मे स्यू इधर द प्रिंसिपल। यहां पे एक चीज ये मानिएगा कि जब ये आएगा ना, प्रिंसिपल आ जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी क्या कर सकती है, जो थर्ड पार्टी होगी एजेंट के खिलाफ भी सू कर सकती है और प्रिंसिपल के खिलाफ भी सू कर सकती है। यहां जब ये आता है सामने तो एक स्थिति थर्ड पार्टी को ये अधिकार मिल जाता है, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल मान के चल रहा था इसको, इनके खिलाफ भी सू कर सकता है और इनके खिलाफ भी सू कर सकता है। और आगे क्या होगा, अगर इसने नहीं बताया है एजेंट ने थर्ड पार्टी को कि मैं एजेंट हूं इनका या मेरे मालिक ये हैं, तो प्रिंसिपल जब सामने आता है तो क्या कर सकता है, जो आपके 31 में कहा गया, ये इनसे कह सकता है थर्ड पार्टी से कि टू परफॉर्म, ध्यान दीजिएगा, टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। 231 में कहा गया कि जो हमारा मूल कॉन्ट्रैक्ट है उसको तुम परफॉर्म करो। मूल कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको तुम परफॉर्म करो, ठीक। और दूसरी बात क्या आती है, इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी थर्ड पार्टी ने अगर इनको भुगतान किया है, एजेंट को भुगतान किया है, तो वो एडजस्ट करेंगे, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी राइट जो मिल जाती है इनके प्रिंसिपल के सामने आने से, थर्ड पार्टी को एक ऑप्शन और मिल जाता है सू करने का, और प्रिंसिपल को ये, प्रिंसिपल का तो राइट 231 में दिया ही है कि वो अपने आप को सामने लाके डिस्क्लोज करके कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया जाए इस थर्ड पार्टी के द्वारा। तो मेन एक यही बिंदु इसमें है जो 231 में अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल को एक बहुत बड़ा राइट दे देता है कि आप भले ही अभी तक
अव्यक्त थे, अब व्यक्त हो गए, तो आपको ये राइट हम दे देते हैं कि जब भी आप सामने आओ आप इससे कह सकते हो थर्ड पार्टी से कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। अब इस एजेंट की स्थिति क्या होती है देखिएगा, 3 बिंदुओं में अगर समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। एजेंट की स्थिति क्या होगी? अब एजेंट ने खुद समझिए कि जब इसके बारे में बताया ही नहीं, सारी लाइबिलिटी खुद ले ली है कि मैं ही मालिक हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं इस डील का, तो इनके ऊपर कितना बड़ा वो आ जाएगा, कितना बड़ा दायित्व आ जाएगा कि अगर कोई नुकसान होता है एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर हम बात करें, द एजेंट हैज ऑल द राइट्स ऑफ एन एजेंट एज अगेंस्ट द अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। भाई इसकी जो एक स्थिति है उसको आप समझिए कि इसने अनडिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इसके पास सारे राइट्स तो बने हुए हैं एजेंट के। तो पहली बात तो इसको दिमाग में रखेगा कि इसके एजेंट के राइट्स नहीं खत्म होते हैं अगर वो अपने मालिक को एक्सप्रेस नहीं होने देता कि कौन है, ठीक है। बट एज रिगार्ड द थर्ड पार्टी, अभी तो प्रिंसिपल के बारे में ये बात हो रही है, इन रिलेशन विद प्रिंसिपल एजेंट्स के वो सारे राइट्स रहेंगे जो एजेंट के होते हैं, भले ही वो अपने प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है या नहीं बता रहा है। यहां पे न बताने की, अनडिस्क्लोजनेस की बात आ रही है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी के रिलेशन में बात करेंगे एजेंट की, तो क्या होगा? द एजेंट इज पर्सनली लायबल टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बताया कि 231 एक अपवाद है किस चीज का, कि एजेंट पर व्यक्तिगत रूप से दावा नहीं, वाद नहीं लाया जा सकता, एजेंट पर व्यक्तिगत रूप से वाद नहीं लाया जा सकता। 231 इसका एक एक्सेप्शन भी है, क्योंकि इसने इनको बताया नहीं कि ये कौन है, हमारे पीछे कोई हमारा बैकिंग है, ये बताने हम ही सब कुछ हैं। तो जब आप सब कुछ हैं तो थर्ड पार्टी के लिए आप पर्सनली लायबल होंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कंपनसेशन होगा, डैमेजेस होंगे, सब आपको पे करने पड़ेंगे। एजेंट की ये स्थिति हो गई। अब थर्ड पार्टी की स्थिति आप समझ लीजिए। यहां पे अगर थर्ड पार्टी की स्थिति समझना चाहें तो क्या होगा? तो एक जो आपको 231 का सेकंड पैरा है, इसमें थर्ड पार्टी का एक पहले राइट दे दीजिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के पहले प्रिंसिपल अपने आप को डिस्क्लोज कर दे रहा है और इसको यह पता लगता है कि यह वो व्यक्ति है जो कि एजेंट हम जिसको मान रहे थे प्रिंसिपल, ये ना हो कि प्रिंसिपल ये है और ये प्रिंसिपल है, तो मैं इससे पूर्व में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट न करता। उसके पास कारण है कि अगर मुझे पता होता कि ये व्यक्ति है जिससे मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है या प्रिंसिपल है ये, तो इससे मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट न करता। तो क्या है, ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी इस प्रिंसिपल के साथ जब वो अपने आप को डिस्क्लोज कर रहा है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन डिनाई टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। बस ये रीजन बताते हुए जो अभी 231 के सेकंड पैरा में आपने देखा। अब इसमें एक अधिकार जो मैंने पहले बताया कि जब ये प्रिंसिपल सामने आ जा रहे हैं तो थर्ड पार्टी को क्या है, पहला राइट है राइट टू रिफ्यूज, और दूसरा राइट क्या है, राइट टू स्यू। अभी आपने देखा जो पहले बात हुई कि पोजीशन ऑफ एजेंट, तो पोजीशन ऑफ एजेंट में ये पर्सनली लायबल है, पर्सनली लायबल है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि थर्ड पार्टी को राइट टू स्यू अगेंस्ट एजेंट है ही है, राइट टू स्यू अगेंस्ट एजेंट उसके पास है, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल सामने आता है राइट टू स्यू उसको मिल जाता है दोनों के प्रति, अगेंस्ट एजेंट एंड अगेंस्ट प्रिंसिपल, उसको ये राइट यहां पे मिल जाता है। तो 231 को इस तरह से समझिएगा। ये 232 में जो राइट्स को कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत वायलेट करने की कोशिश की गई है तो उसको ये 231 प्रोटेक्शन देता है।